हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं हैं। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामने आती हैं। सबसे पहले समस्याओं में आती है पारस्परिक संपर्क की समस्या। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य संपन्न होता है, दो देशों में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है, तो उनमें आपस में संपर्क नहीं रहता पहले से। इस वजह से आयातक और निर्यातक एक दूसरे के संपर्क में आसानी से नहीं आ पाते। आयातक को यह पता नहीं होता कि अपनी इच्छा की वस्तुएं किस देश से मिलेगी, और निर्यातक को यह पता नहीं होता कि किस देश को वस्तुएं बेच के अपन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये पारस्परिक संपर्क की समस्या आयातक और निर्यातक दोनों देश के नागरिकों के बीच उत्पन्न होती है। दूसरी समस्या है व्यापारिक शर्तों के निर्धारण की समस्या। क्योंकि जो इंटरनेशनल व्यापार है वह कुछ शर्तों के निर्धारण के साथ, कुछ शर्तों के साथ होता है, तो उनकी समस्या बनी रहती है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? वस्तु की किस्म की समस्या। वस्तु की किस्म से तात्पर्य है कि आयातक को सदैव यह चिंता सताती रहती है कि माल उसके आदेशानुसार प्राप्त होगा या नहीं, जबकि निर्यातक को यह चिंता रहती है कि माल की किस्म में गड़बड़ी होने पर कहीं माल वापस न लौटा दिया जाए या भुगतान में कोई समस्या हो। तो ये वस्तु की किस्म को लेके दोनों को समस्या रहती है, चाहे आयातक हो या निर्यातक हो। दूसरी है इसमें व्यापारिक शर्तों के निर्धारण में साख की समस्या। साख का तात्पर्य उधार। अधिकतर ये देखते हैं कि जो आयातकर्ता होते हैं, आयातक देश होते हैं, वह उधार की मांग करते हैं, जबकि निर्यातकर्ता वाला देश नकद में भुगतान चाहता है। तो ये समस्या भी थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बनी रहती हैं कि निर्यातकर्ता उधार माल बेचें नहीं बेचें, तो ये समस्या बनी रहती है। तीसरी है भुगतान की विधि। चलो साख की बात नहीं हो, माल अगर नकद में भी बेचा जा रहा है तो भुगतान किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातक व निर्यातक दोनों अलग अलग देश होते हैं, अतः उन देशों में भिन्न भिन्न मुद्राएं चलती हैं। तो भुगतान किस विधि से किया जाए? आयातकर्ता अपने देश की मुद्रा में भुगतान करना चाहता है, जबकि जो निर्यातकर्ता देश है, निर्यातक है, वो अपने देश की मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना चाहता है। तो यह समस्या भुगतान की समस्या बनी रहती है। अगला है मूल्य निर्धारण। जब क्रेता व विक्रेताओं के बीच आपसी संपर्क हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की वो सोच लेते हैं तथा क्रय विक्रय के लिए भी वो सहमत हो जाते हैं, तो उनके समक्ष जो क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तु के मूल्य निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते चढ़ते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। सौदा तय करने की तिथि से लेके माल सपुर्द होने तक, डिलीवर्ड होने तक वस्तुओं के मूल्य में फेर बदल रहता है। तो इससे आयातक भी चिंतित रहता है और निर्यातक भी चिंतित रहता है। सपोज करो पहले माल सस्ता है और बाद में माल का भाव बढ़ गया, तो निर्यातक को टेंशन हो जाएगी कि यार मेरे को प्रॉफिट कम मिला, और इसके विपरीत हो गया तो आयातक टेंशन में आ जाएगा। तो ये मूल्य निर्धारण को लेके कुछ न कुछ टेंशन्स या समस्याएं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, दोनों के बीच रहती हैं। ये अन्य खर्चों को वहन करने की समस्या, जैसे माल पैकिंग होने से लेके डिलीवर्ड होने तक बहुत सारे खर्चे, अदर एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। उन खर्चों को वहन कौन करे? निर्यातक तो चाहता है कि मैं क्यों खर्चे को वहन करूं, जबकि आयातक चाहता है कि केवल नहीं, मैं तो केवल माल की जो रेट हैं वो देने को तैयार हैं। तो बेसिकली अन्य जो खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, उनको लेके समस्या बनी रहती है। और अधिकतर जो खर्चे होते हैं, जो अन्य खर्चे होते हैं, वो आयातक को ही वहन करने पड़ते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो वो आयातक के द्वारा ही वहन किए जाते हैं। तो ये व्यापारिक शर्तों के निर्धारण की समस्या में थी वस्तु की किस्म की समस्या, साख की समस्या, भुगतान की विधि, मूल्य निर्धारण, अन्य खर्चों को वहन करना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता, ऑब्जेक्टिव क्या, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बनने के चांस है। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्यापारिक शर्तों के निर्धारण
की समस्या को समझाइए, तो आपको पांचों का वर्णन करना है। अगला है विनिमय दरों में उच्चावचन की समस्या। विनिमय दर क्या होती हैं? विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, दो तरह की विनिमय दर होती हैं। विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजारों में क्या होता है, अधिकांश देशों के द्वारा परिवर्तनशील विनिमय दर अपनाए जाने के कारण अनिश्चितता का वातावरण बढ़ जाता है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल हैं उसमें अधिकांश देश क्या होते हैं, परिवर्तनशील विनिमय दर को अपनाते हैं। और इस समस्या को अग्रिम विनिमय दर के आधार पर कुछ सीमा तक सोल्व किया जा सकता है। जैसे सपोज करो, आयातक और निर्यातक दोनों देशों ने ये तय कर लिया कि अग्रिम, उन्होंने विनिमय दर पहले से ही डिसाइड कर ली कि चाहे विनिमय दर में कैसा भी उच्चावचन आए, कैसा भी परिवर्तन हो, आपको इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से भुगतान करना है। तो फिर उस समय उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चाहे उच्चावचन में वृद्धि हो या कमी हो, लेकिन भुगतान आसानी से हो जाता है। तो विनिमय दर में उच्चावचन भी एक समस्या बनी रहती है। जैसे यह विनिमय दर भी वैसे हैं, जैसे मूल्य निर्धारण में समस्या बनी रहती है कि मूल्य कम ज़्यादा नहीं हो जाए, वैसे ही विनिमय दर में उच्चावचन की समस्या बनी रहती है। अगला है आर्थिक व व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित समस्याएं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज किसी भी देश के द्वारा स्वतंत्र व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाई जाती। प्रत्येक देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ज़्यादातर देश प्रोटेक्शन की नीति को अपनाते हैं, संरक्षण की नीति को अपनाते हैं। इस नीति से क्या होता है, इस संरक्षण की नीति को अपनाने से आयातों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आयातों को मोटिवेट नहीं हो, आयात ज़्यादा नहीं हो, इस वजह से उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और उन वस्तुओं का निर्माण स्वदेशी उद्योगों को द्वारा ही किया जाता है। इससे क्या है, अपने देश के इकोनॉमी को बढ़ावा होता है, प्रोत्साहन मिलता है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान होता है। इस वजह से संरक्षण नीति को अपनाया जाता है। तो ये समस्या बनी रहती है, आर्थिक व व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित समस्या, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पर अधिकतर देश फ्री ट्रेड पॉलिसी को नहीं अपना के प्रोटेक्शन नीति को अपनाते हैं। अगला है विदेशी मुद्रा में भुगतान की समस्या। भुगतान को लेके भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी समस्या है। विदेशी मुद्राओं की विविधता के कारण या विभिन्नता के कारण यह समस्या आती है कि भुगतान किस मुद्रा में किया जाए। विकासशील देशों की मुद्राएं ज़्यादातर सुलभ मुद्राएं होती हैं, जबकि विकसित देशों की मुद्राएं दुर्लभ होती हैं। दुर्लभ मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्य होती हैं। विकसित देश प्राय निर्यातक देश होते हैं, क्योंकि जो विकसित देश होगा उन्हीं से अपन निर्यात मतलब सामान मंगवाते हैं। और जो आयातक देश होते हैं उनकी मुद्रा सुलभ मुद्रा होती है। निर्यातक देश हमेशा ये चाहता है कि दुर्लभ मुद्रा में ही जो उसकी खुद की मुद्रा है उसमें भुगतान प्राप्त करें, जबकि आयातक देश हैं उनके पास सुलभ मुद्रा होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस मुद्रा को, जो विकासशील देशों की सुलभ मुद्रा है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बेसिकली मोटे तौर पर जो दुर्लभ मुद्रा है, जो विकसित देशों की मुद्राएं हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो जो आयातक देश हैं या विकासशील देश हैं, उनके सामने विदेशी भुगतान की समस्या बनी रहती है, क्योंकि उनकी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया जाता। तो ये उनके सामने समस्या है। अगली है वित्त की समस्या। जो अल्प विकसित देश हैं उनको अपने देश का विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान का आयात करना पड़ता है। तो इन सब को आयात करने के लिए उनके सामने वित्त फाइनेंस की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। यद्यपि फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं जैसे आयात निर्यात बैंक, निर्यात साख गारंटी निगम, स्वीकृति गृह, भट्टागृह आदि होते हैं जो आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन फिर भी जो अल्प विकसित देश हैं या यूं कहें कि विकासशील देश हैं, उनके लिए वित्त की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानी जाती है। नेक्स्ट है तरलता की समस्या, लिक्विडिटी की समस्या। यह
पूरे राष्ट्र की समस्या है, जो लिक्विडिटी की समस्या है, यह आजकल बढ़ती जा रही हैं। तरलता से अभिप्राय है कि किसी देश के पास भुगतान हेतु कितने कोष उपलब्ध हैं। यदि किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में तरल साधन उपलब्ध नहीं है तो उसे आयात करने में कठिनाई होगी। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन लगातार प्रतिकूल रहता है तो उसे भी आयात करने में परेशानी आएगी, क्योंकि उस देश की तरलता कम होगी। बेसिकली जिस देश की तरलता लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ये मान के चलते हैं कि उस देश में कोष ज़्यादा मात्रा में है, धन ज़्यादा मात्रा में है, तो वो आसानी से आयात कर लेता है। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, या ऐसे देश हैं जिसका भुगतान संतुलन लगातार कई सालों से प्रतिकूल रहा है, तो उन देशों के सामने फिर लिक्विडिटी नहीं होने से आयात करने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तरलता की समस्या दिन प्रतिदिन अब बढ़ती जा रही है आजकल। अगला है परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवहन का साधन सस्ता होना चाहिए और सस्ता होने के साथ साथ द्रुतगामी यानी तीव्र गति से माल पहुंचाने वाला होना चाहिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकतर जहाज़ों के माध्यम से होता है और जहाज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाज़ों को महीने महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती है कि परिवहन जहाज उनको टाइम से ना मिले, इस स्थिति में माल खराब हो जाए, दोनों को नुकसान हो, चाहे आयातक हो चाहे निर्यातक हो। तो परिवहन की समस्या बनी रहती है। परिवहन ऐसा हो जो सस्ता भी हो और शीघ्र माल पहुंचाने वाला होना चाहिए, द्रुतगामी होना चाहिए। ये परिवहन की समस्या भी बनी रहती है। राशि पतन की समस्या, डंपिंग की प्रॉब्लम। राशि पतन क्या होती है? राशि पतन होता है कि राशि पतन के अंतर्गत एक देश अपनी वस्तु दूसरे देश में लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर बेच देता है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि वह जिस देश में सामान बेच रहा है उस देश के बाजार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, उस बाजार पर, उस देश के बाजार पे अपना संप्रभुत्व जमाना चाहता है। इस वजह से वो किसी वस्तु को लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को डंपिंग कहा जाता है। तो ये समस्या आजकल बहुत बड़ी हो गई, राशि पतन की समस्या। ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और एक बार वो बाजार में आधिपत्य जमा लेगा, फिर उसके बाद वो उसी वस्तु को ऊंचे मूल्यों पर बेचकर अपने घाटे की क्षतिपूर्ति कर लेगा। तो डंपिंग के द्वारा वो बाजार पर आधिपत्य जमा लेता है, आधिपत्य संप्रभुत्व जमा लेता है, और फिर बाद में वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर उसकी घाटे की क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो राशि पतन की समस्या भी आजकल बड़े पैमाने पे चल रही है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगली है व्यापारिक जोखिम की समस्या। व्यापारिक जोखिम की समस्याओं को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मार्ग में माल की क्षति हो जाना, जैसे कि मैंने पहले बताया कि परिवहन की समस्या आती है कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कई 6-6 महीने, साल भर भी लग जाते हैं। तो मार्ग में यदि माल क्षति हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? जैसे मार्ग में टूट गया, फूट गया, आग लग गई, समुद्र में डूब गया, लूट जाने के खतरे, ये जोखिम बना रहता है। तो ये मार्ग में माल की क्षति होने की जोखिम हमेशा बनी रहती है। क्रेता की भुगतान क्षमता, जैसे आपने माल का ऑर्डर दे दिया, उधर वहां से पैकिंग होकर माल आ भी गया, लेकिन इस बीच माल पहुंचने तक क्रेता अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसके भुगतान का जिम्मेदार कौन? तो यह क्रेता के भुगतान की समस्या बनी रहती है। और मूल्य में परिवर्तन की जोखिम, जैसा कि अपने पहले पढ़ा कि क्रेता तथा विक्रेता के समक्ष ही माल की कीमतों में परिवर्तन की जोखिम बनी रहती है। यदि सौदे के बाद मूल्य बढ़ जाते हैं वस्तु के, तो इससे निर्यातकर्ता को हानि होती है तथा आयातक को लाभ होता है, और मूल्य घटने पर स्थिति विपरीत हो जाती है। मूल्य घट गया तो आयातक को हानि हो जाएगी और निर्यातकर्ता को लाभ हो जाएगा। तो ये व्यापारिक जोखिम में के अंतर्गत 3 समस्या बनी रहती है। मार्ग में माल की क्षति होने की जोखिम, क्रेता के भुगतान क्षमता की जोखिम, और मूल्य में परिवर्तन की जोखिम। और लास्ट है राजनीतिक जोखिम। विभिन्न क्षेत्रों के बीच या विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने के बावजूद भी राजनीतिक कारणों से 2 देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहते हैं। इनकी वजह से, तनावपूर्ण संबंध होने की वजह से राजनीतिक जोखिम बनी रहती हैं, जैसे समुद्री मार्ग में परिवर्तन हो जाना, क्रेता देश द्वारा आयात नियंत्रण लागू कर देना,
क्रेता व विक्रेता देश में युद्ध छिड़ जाना या क्रांति हो जाना या विद्रोह हो जाना, निर्यातक देश की सरकार द्वारा निर्यातों पर प्रतिबंध लगा देना, आयातक द्वारा माल लेने से मना कर देना। तो ये कुछ 4-5 जोखिम हैं जो कि राजनीतिक संबंधों में बिगड़ाव होने की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अभी अपन इसका लेटेस्ट उदाहरण अपन देख ही रहे हैं, भारत और चीन दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, तो इंटरनेशनल व्यापार कितना प्रभावित हुआ है। तो ये राजनीतिक जोखिम है ये। तो ये इतनी सारी जोखिमें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समक्ष उत्पन्न होती हैं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चंस बन सकता है, ये आपको डीपली स्टडी करनी है। धन्यवाद।